संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, 12 फरवरी है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। बहुत समाचार तो नहीं है, लेकिन जितना भी है सब ला जाने समझे के प्रयास करबो। पहला समाचार हिंदी में आता हूँ और शुरू करत हूँ। मैनपाट महोत्सव जिला सरगुजा में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण महोत्सव होता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इसे बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है। इसके पीछे उद्देश्य है कि मैनपाट एक पर्यटन केंद्र तो है ही, साथ ही साथ बौद्ध आस्था का केंद्र भी है। तो बौद्ध पर्यटन सर्किट से जोड़ने के सारे प्रयास चल रहे हैं मैनपाट को, और इसलिए ये सारा प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सिरपुर हो गया, मैनपाट हो गया, डोंगरगढ़ हो गया या भोंगपाल जैसी जगह हो गई, ये बौद्ध सर्किट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जगह साबित हो रही है, जो कि छत्तीसगढ़ का पर्यटन तो बढ़ाएगी, साथ साथ पर्यटन से आने वाले राजस्व में भी इजाफा करेगी, यानी वृद्धि करेगी। तो इसलिए इस पर्यटन पर्व को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। दूसरी चीज जो हमें जानने की है वो ये है कि मैनपाट यानी सरगुजा अंचल ये सीमा लगाता है झारखंड, और मतलब ऐसे सरगुजा नहीं लगाता सीधे तौर पर, लेकिन अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें तो उसकी सीमाएं मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र से टच होती है। और इन क्षेत्रों में यूपी बिहार के जो व्यक्ति हैं उनका बहुत ज्यादा दखल है। इस कारण से बहुत सारे ऐसे कलाकार जो यूपी बिहार में प्रसिद्ध है उनको भी इस आयोजन में बुलाया गया है, और इस आयोजन में वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। छत्तीसगढ़ी कलाकार तो होंगे ही होंगे। 12 से लेकर 14 फरवरी तक ये आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट आदि भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन कर दिया है। 14 फरवरी तक ये चलने वाला समारोह होगा। फिर हम बात करेंगे स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग की। तो ये न्यूज आज थोड़ी महत्वपूर्ण है, काम की है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग का नाम अब बदल करके छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा इस तरह से बदल दिया गया है। यानी स्थानीय निधि संपरीक्षा को अब छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के रूप में जाना जाएगा। 1933 जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो उन्होंने स्थानीय निधियों की जांच आदि के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। 1973 में एक बार और इस विभाग के बारे में विचार हुआ, लेकिन नाम परिवर्तन नहीं किया गया। पर फाइनली छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अब इसे स्थानीय निधि संपरीक्षा के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा कहा जाना घोषित किया है, और अभी सारे नोटिफिकेशन में यही जोड़ करके आएगा। इस विभाग की अंतिम वैकेंसी जितना मुझे याद आ रही है 2014-15 के आसपास निकली थी, और उसके बाद ये वैकेंसीज गायब हो गई इस विभाग में। इस विभाग की भी वैकेंसी बीच बीच में आती है, जिसमें हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। यानी अगर मैं सच कहूँ तो 100 प्रश्न हिंदी से ही रहते हैं। तो आप थोड़ा अगर इस विभाग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपनी हिंदी मजबूत करिएगा। फिर हम बात करेंगे अमिताभ जैन साहब की। अमिताभ जैन IAS ऑफिसर हैं, यानी प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी। ये छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव तो हैं, अभी केंद्र सरकार में सचिव के पद पर इनको इम्पैनल्ड कर दिया गया है। किसी अधिकारी को जो कि जुड़ा हुआ है प्रशासन क्षेत्र से, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी की बात कर रहे हैं हम, वो भी वर्ग 1, यदि इम्पैनल्ड किया जाता है, इसका मायने यह है कि आने वाले भविष्य में यदि भारत सरकार को किसी विभाग के सचिव के लिए पद की आवश्यकता होगी या रिक्त होगा वो पद, तो हमारे अमिताभ जैन जो है वो जगह भर सकेंगे। यानी अब ये केंद्रीय सचिव बन सकेंगे, इसलिए चुन लिए गए हैं। ये सूचना राज्य सरकार को केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त हो गई है। अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा और जानें, यानी इस घटनाक्रम के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ के इसके पहले भी एक मुख्य सचिव रह चुके सुनील कुमार को भी इम्पैनल्ड किया गया था। हालांकि कैबिनेट सचिव बनने का मौका उन्हें अब तक नहीं मिला है। साथ ही साथ एक न्यूज और आई है कि छत्तीसगढ़ कैडर के ही IPS अधिकारी, यानी कि जो पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं, रवि सिन्हा साहब, इनको भी इम्पैनल्ड किया गया है DG के पद के लिए। यानी अब DG का पद यदि किसी राज्य में रिक्त होता है, किसी जगह रिक्त होता है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हो, तो वहां ये नियुक्त किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ से कुल 4 IAS ऑफिसर अब तक इम्पैनल्ड हुए हैं, लेकिन किसी को भी कैबिनेट सचिव बनने का मौका मिला नहीं है केंद्र में। ध्यान रखेंगे इसे। फिर हम बात करेंगे नवा रायपुर की। नवा रायपुर के लिए कुछ घोषणाएं हुई हैं, जिनमें से एक घोषणा लॉजिस्टिक पार्क बनाने की है। लॉजिस्टिक पार्क नया रायपुर के सेक्टर 1 में बनेगा। देखिए, कुछ दिनों से प्रश्न पूछने का एक अंदाज ऐसा बन गया है कि वो नवा रायपुर तो बड़ा
ऑब्वियस सी बात हो गई, सबको पता ही है कि अटल नगर, नवा रायपुर, वो सेक्टर पूछ देता है, तो आपको सेक्टर याद रखना पड़ेगा। तो सेक्टर 1 में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क। आप कई दिनों से पढ़ते आ रहे थे छत्तीसगढ़ का लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है, नवा रायपुर के सेक्टर 1 में 20 एकड़ भूमि इसके लिए चिन्हित कर ली गई है। साथ ही साथ नवा रायपुर के ही सेक्टर 1 में 30 एकड़ में सिविक सेंटर के लिए भी जगह चिन्हित की गई है। ये भी एक समाचार जो है आज बना हुआ था। फिर हम बात करेंगे हाईटेक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की। देखिए, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एक डिवाइस होती है जिसमें वायु की गुणवत्ता कि वो स्वच्छ है, सांस लेने योग्य है या नहीं, इसके बारे में सूचना प्राप्त होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर पता चलता है कि क्या आपको मास्क लगाना जरूरी है, नहीं है, आप बिना मास्क के सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, ये जो हवा अभी आप जहां मौजूद हैं क्या वो आपके श्वसन तंत्र के लिए अच्छी है, नहीं है। वैसे तो अब कहीं की हवा बची नहीं है श्वसन तंत्र के लिए अच्छी। अगर हम हमारे प्रदेश की बात करें तो मैं वादियों की बात नहीं कर रहा हूँ जहां बहुत ज्यादा नेचुरल हरियाली वगैरह होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके हालात बहुत खराब हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण मंडल ने फैसला किया है कि वो जगह जगह ये सूचकांक बताने वाला, यानी अभी कौन सा स्तर है वायु की गुणवत्ता का, ये बताने वाला एक डिवाइस लगाएगा। इनफैक्ट 4 डिवाइस लगेंगे रायपुर में, और इसके बाद दूसरे चरण में भिलाई, रायगढ़ और कोरबा में भी लगेंगे। अन्य शहरों में क्या लगेंगे नहीं अभी तक जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन आप रायपुर और हमारे भिलाई, रायगढ़ और कोरबा के बारे में ये जान सकते हैं। वैसे तो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, और जैसे कोरोना के कारण एक आदत सी लगी है हमें मास्क पहनने की बाहर जब भी जाएं, ये आफ्टर कोरोना भी मुझे लगता है कि जारी रखना चाहिए, और हमारे बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को ये मास्क की आदत डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि बाहर की हवा अब इतनी सही नहीं रह गई कि हम इनहेल करें और स्वस्थ रह जाएं। तो वो लंबा जीवन वाला गणित अब फेल हो रहा है। फिर हम बात करेंगे मधुमिता विश्वास जी की। देखिए, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे कलाकार हैं जो फिल्म की दुनिया में पहुंचे और अपना नाम बनाए भी। ऐसा ही एक नाम है मधुमिता विश्वास। अभी अभी हाल फिलहाल में इनको एक फिल्म प्राप्त हुई है, और उस फिल्म में एक गाने में ये लीड भूमिका में नजर आने वाली हैं। ये नवापारा राजिम की रहने वाली है मधुमिता विश्वास, और फिल्म आ रही है साक्षी, मेरे ख्याल से आज रिलीज हो गया होगा। कोई रिस्क वाला गाना है, प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप चाहे तो इनको देख सकते हैं। आपके अपने प्रदेश के एक कलाकार हैं जो फिल्म में अब काम करेगी, बॉलीवुड वाली। फिर अब बात करेंगे टीबी हारेगा बस्तर जीतेगा अभियान। तो ये एक महत्वपूर्ण अभियान है बस्तर के लिए, टीबी जैसी गंभीर समस्या को हराने के लिए। बस्तर में बहुत समस्या रही इसकी, और इस अभियान को जब से चलाया जा रहा है तो इसने सफलता भी हासिल की है। 95% प्रोग्रेस रेट है बस्तर में, यानी कि टीबी के जो मरीज है उनके ठीक होने की दर 95% अभी तक देखी गई है इस अभियान के तहत। और इसी अभियान का एक चरण जो है अभी चल रहा है 11 जनवरी से लगातार। वैसे राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम जो केंद्र सरकार चलाती है, ये उस योजना का ही एक जिला संस्करण है कि टीबी हारेगा बस्तर जीतेगा। इसको जिला स्वास्थ्य जो विभाग है वो चला रहा है, लेकिन किसके अधीन? राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सूपे बेड़ा की। इनफैक्ट ये न्यूज आज मेरा ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित की। आपको भी ये न्यूज ध्यान से समझनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि आप वोट देकर जब हम जिम्मेदारी पूरी करते हैं, निभाते हैं, तो क्या सच में वोट देना ही हमारी जिम्मेदारी है? और जब तक हम पर कुछ खुद ना घटे तो क्या हम सवाल उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, या सवाल उठाने वालों को किसी खास शब्द से नवाज दिया जाएगा? बाहर निकल करके जो मांग करते हैं क्या उन्हें किसी खास शब्द से सुशोभित कर दिया जाएगा? ये सवाल भी उठता है। तो ये न्यूज पहले सुनिएगा, और फिर किसी भी राजनीतिक दल के परे जिनको भी आप वोट देते हैं उनके बारे में आप एक चीज सोचिएगा। 2019 सितंबर माह की घटना है। सूपे बेड़ा या सूपा बेड़ा नाम की जगह गरियाबंद में है ये, और सूपे बेड़ा लिखा जाता है ये। इस गांव में एक समस्या उत्पन्न हुई, लोगों की मौत होने लगी, और ये मौत का कारण किसी को पता नहीं चलता था। सुबह किसी की मौत होती थी, दोपहर होते तक कोई मर जाता था, और रात होते तक 2 लाश उठ जाती थी। ये सिलसिला लगातार चलने लगा। हर दिन उस क्षेत्र से किसी न किसी व्यक्ति की मौत होने लगी। सरकारी आंकड़ा 90 व्यक्तियों के बारे में बताता है, जबकि अगर गांव वालों की बात माने तो उस एक छोटे से गांव से ही, महज एक छोटे से गांव से 118 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी। कारण बताया गया कि किडनी से संबंधित कोई रोग है जो कि लोगों को हो रहा है।
जब ये न्यूज राष्ट्रीय स्तर पर आने लगी, क्योंकि एक बहुत गंभीर विषय था कि हर दिन लोगों की मौत हो रही थी, आप कारण का पता ही नहीं लगा पा रहे थे, रिसर्चर पहुंच रहे थे और उनके हाथ कुछ भी नहीं, विज्ञान इतनी प्रगति करने के बाद भी अभी तक इस अज्ञात बीमारी के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाया गया है। बहरहाल हमारी राज्यपाल महोदया उस समय एक बोल्ड स्टेप ली थी, एक कदम ली थी। वो बोली थी कि अगर मुझे सुविधा मिलेगी तो भी मैं जाऊंगी और अगर नहीं मिलेगी तो भी मैं सुपेबेड़ा जाऊंगी। और राज्यपाल महोदया वहां पहुंची भी। माह जो था वो था अक्टूबर का। अक्टूबर माह में वो वहां पहुंची और इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने का उन्होंने फैसला किया था या आश्वासन दिया था। राज्य सरकार ने भी घोषणा की कि 2019 में ही उसी माह के दौरान यानी अक्टूबर माह के दौरान ही गरियाबंद से प्रवाहित होने वाली तेल नदी से जल स्रोत बनाकर गांव वालों तक पहुंचाया जाएगा। आज 2021 फरवरी यहाँ के लोग राज्यपाल भवन को घेरने पहुंचे हुए थे। वैसे पहले मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, पर मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन करने गए हुए थे मैनपाट महोत्सव का, तो राज्यपाल कार्यालय को या राज्यपाल भवन को घेरा गया। चेतावनी दी गई कि भाई हमारे साथ जो हो रहा है वो आप समझने का प्रयास करिए। पिछले 4 दिन से हमने किसी भी प्रकार के जल का सेवन नहीं किया है, हमने जल पिया नहीं है। वो अपने साथ एक बोतल में सुपेबेड़ा का पानी भी लाए थे और ये कह रहे थे कि अगर आप चाहते हैं तो ये पानी पी कर देख लीजिए कि हम किन हालातों में जी रहे हैं। ये सिर्फ सुपेबेड़ा की एक समस्या है और शायद हम कल भूल जाएं इसे, जब तक हमारे ऊपर ये ना गुजरे। तो अगर हम सवाल उठाएं इसके ऊपर तो क्या हमें किसी खास शब्द से नवाज दिया जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जरूरत पड़े तो सवाल उठाना चाहिए दोस्त। तो ये था भाई आज का समाचार। सरकार कोई भी हो, प्रशासन कोई भी हो, जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे ना, आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और आप, मैं समझता हूँ पीएससी की तैयारी में व्यस्त होंगे, मेरा वीडियो नहीं भी देख पाए तो मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आप मेरा वीडियो अभी भी देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सब शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहूँगा कल आप मत देखें, परसों जब आप एग्जाम दे करके आए तो फिर आप आराम से वीडियोस देख लीजिएगा। और रही बात, हम सारे आंसर कीज बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ मुझे कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं आंसर की के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। सवालों पर डिस्कशन का भी एक क्रम हम चलाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन आपसे जुड़ा रहूंगा। तो ये तो एक रिश्ता बन गया है, तो हम वो पूरा करेंगे। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।